Hello guys, after long time, so today we are going to study the वमन कर्म। मतलब ये चरक के अकॉर्डिंग बताया गया है कि वमन कर्म में क्या क्या प्रोसीजर होता है। पूरा का पूरा स्टार्ट से लास्ट तक पूरा प्रोसीजर इस वीडियो में हम बताएंगे। तो वमन कर्म किसका करना चाहिए? तो वमन कर्म करने के लिए जब जो जिस रोगी का वमन कर्म करना है उसके शारीरिक और मानसिक जो तीव्र व्याधियाँ होती हैं वो जब उसकी शांत हो जाए, रोगी स्वस्थ हो जाए। मतलब ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा बीमार इंसान हो, उसके दिमाग में पता नहीं क्या ही क्या ही चल रहा है, उसका ले जाके आपने बीमार इंसान का जाके वमन कर दिया, ऐसा नहीं होगा। वो मतलब ठीक होना चाहिए, उसको उसमें इतनी पावर होनी चाहिए कि वो वमन जैसे कर्म को सहन कर सके। तो उसका स्नेहन स्वेदन उचित रूप में हो गया हो, सुखपूर्वक रात्रि में वो सो चुका हो, अच्छे से सो के आना चाहिए, उसका पहले खाया हुआ अच्छी तरह से पक जाए। मतलब कि खाने के 3-4 घंटे बाद ही हमको वमन कर्म करना चाहिए, जिससे कि वो पुराना खाया हुआ पच जाए। सिर से स्नान कर चुका हो, अच्छे से नहा वहा के आया हो, सिर से शरीर में चंदन आदि का लेप अच्छे प्रकार से जिसने किया हो, फूलों की माला धारण किया हुआ हो, जो बिना फटे हुए सुंदर वस्त्र धारण किए हो, और देवता अग्नि ब्राह्मण गुरु वृद्ध वैद्य की जो पूजा कर चुका हो उसका हमको वमन करना चाहिए। सब के बाद उस इंसान को अच्छे नक्षत्र तिथि करण मुहूर्त में ब्राह्मणों द्वारा स्वस्थ वाचन कराकर मंत्रों से अभिमंत्रित उसको क्या करना चाहिए? मंत्रों से अभिमंत्रित मधु मुलेठी सिंधा नमक राव से युक्त मदन फल कषाय की मात्रा हमको पिलानी चाहिए। अब मदन फल के कषाय की मात्रा क्या होती है? तो मात्रा का प्रमाण प्रत्येक पुरुष के बल तथा कोष्ठ के आधार पर अलग अलग होता है। तो मदन फल का जो कषाय की मात्रा होती है ना, वो हर एक व्यक्ति के उसका बल पे डिपेंड करती है और उसके कोष्ठ, जैसे कि मृदु कोष्ठ है कि उत्तम कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ है, इन सब के अकॉर्डिंग उसको मात्रा देनी चाहिए। पीने के बाद में विकार करने वाले दोषों को निकालने में समर्थ हो। मतलब कि उसको पीने के बाद जो इतनी मात्रा पीनी चाहिए कि जो उसके जो विकार होते हैं, दोष होते हैं, उनको निकालने में समर्थ हो एवं अति योग्य अयोग्य लक्षण उत्पन्न ना करे, वो उसकी उत्तम मात्रा होती है। मुख्य विधि क्या होती है? अब दिस इज द होल प्रोसीजर, इसमें पूरी विधि बताएंगे। वमन द्वारा विधिपूर्वक पिलाने के बाद एक मुहूर्त प्रतीक्षा करें। मतलब कि जो हमने द्रव्य पिलाए उनको पिलाने के बाद एक मुहूर्त प्रतीक्षा करना है। फिर उसके सिर पे या शरीर में जब पसीना आने लगे तो मतलब इसका मतलब है कि उसके दोष पिघलना स्टार्ट कर दिए। शरीर में रोमांच होने लगे, दोष चलते मतलब कि शरीर में अजीब सा चलने जैसा कुछ लगे, मतलब कि दोष जो है चलने लगे। उदर में आद्यमान हो, मतलब उदर में आद्यमान फूलने वूलने जैसा लगे तो दोष उदर में आ गए हैं, ऐसा होता है। जी मचलाने लगे एवं मुख से जल निकले, जब उस रोगी का जी मचलाने लगे और उसके मुख से जल निकलने लगे तो मतलब कि दोष ऊर्ध्वमार्ग हो, मतलब ऊपर की तरफ आ गया है। ये हो जाने के बाद उस रोगी को जानू समान ऊंचा और विस्तृत चौके पर सुंदर तोशक आदि बिस्तरा बिछाएं। ये सब प्रोसीजर हो जाए तो एक मतलब घुटने के इक्वल का एक ऊंचा बिस्तर चौकी वगैरह लें और उस पर सुंदर सा बिस्तर बिछा दें और उस पर छोटी छोटी और बड़ी बड़ी तकिया रखने हो, उस पर लगाएं एवं रोगी को बैठने की आज्ञा दे दें। फिर उसके सामने नीचे पीकदान रख दें। उसके मस्तक दोनों पार्श्व को पकड़ने, नाभि को दबाने, पीठ को नीचे से ऊपर मलने के लिए तत्पर मित्र वर्ग को रखें। मतलब कि ऐसे मित्रों को ले आए जो उसके माथे को दबाए, दोनों पार्श्व को पकड़े, नाभि वगैरह दबाए, मतलब पीठ को नीचे से ऊपर की तरफ मल दे। ऐसे मित्र को हमको उनके रखना चाहिए जो उसको ये सब करने में लज्जा का अनुभव ना हो और रोगी के मन के अनुकूल हो, जो रोगी को पसंद भी हो कि ये अच्छा मित्र है, वैसे मित्र को हमको लाना चाहिए। अब रोगी को शिक्षा दे कि ओष्ठ, तालु एवं कंठ खोल रखो। अब हमको रोगी को करना चाहिए कि अपने होंठ को, तालु को, कंठ को वगैरह को खोल के रखो। कुछ परिश्रम से कुछ गर्दन एवं शरीर के ऊपरी भाग को झुकाकर उबड़े हुए वेग को निकाले। मतलब उसको रोगी को अपनी गर्दन को झुकाकर शरीर के ऊपरी भाग को झुकाकर जो दोष है उनको निकालने की कोशिश यानी परिश्रम करना चाहिए। वेगों के समय यदि हल्के वेग आए, मतलब कि जो वेग निकल रहे हैं उस टाइम पे हल्के वेग आने लगे और दोष निकले ही ना, तो 2 उंगलियों मतलब कि से 2 उंगलियां लेना है, उनके ये नाक नेल्स जो होते हैं वो कटे रहना चाहिए। तो 2 नख कटे हुए हों उनको लेना है, अथवा
नील कमल कुमुद और सौगंधिक के डंठल से कंठ में स्पर्श करें, और फिर इनको कंठ में ऐसे स्पर्श कराना चाहिए, या फिर इनके नील कमल कुमुद और सौगंधिक के डंठल को भी कंठ में स्पर्श करें, जिससे कि वो दोष होंगे वो बाहर आ जाएंगे। पीकदान में आए वमन के वेगों को वैद्य सावधानी पूर्वक देखें। अब जब ये वमन हो चुका हो तो ये पीकदान में जो वमन के वेग रखे हैं उनको वैद्य को देखना चाहिए, और कुशल वैद्य जो होता है वो उसमें से सम्यक अयोग और अतियोग की विशेषता को समझ लेता है। अब वमन के अयोग के लक्षण हमको पता कैसे चलेगा कि वमन का अयोग हो गया है कि अतियोग हो गया है, तो उसको पता करने के लिए कुछ लक्षण होते हैं। जैसे कि वमन के अयोग का लक्षण क्या होता है, वमन के वेगों का बाहर नहीं आना, मतलब जब वमन के वेग बाहर ना आए, केवल औषधियाँ बाहर आए, और वेगों की विभ्रंश और विबंध हो जाए, मतलब कि रुक जाए, अंदर विभ्रंश या विबंध यानी रुक जाए, तो ये अयोग के लक्षण होते हैं वमन के। फिर वमन के योग मतलब सम्यक योग, अच्छी प्रकार वमन हो रहा है, मतलब कि क्या लक्षण होंगे, उचित समय पर वेग निकलेंगे, अत्यधिक कष्ट नहीं होगा, क्रम से सबसे पहले कफ निकलेगा, फिर पित्त, फिर वायु निकलेगी, उसके बाद स्वयं जो होंगे ये सब निकल के बाद वेग बंद हो जाएंगे। अब अतियोग के लक्षण क्या हो, झागदार रक्त की चंद्रिकाएं निकलेगी तो अतियोग हो जाएगा। अब अतियोग तथा अयोग से उपद्रव, क्या क्या उपद्रव हो जाता है अगर अतियोग हो गया वमन का या फिर अयोग हो गया, तो सब क्या क्या होंगे, पेट फूलेगा उसका, उसके गुदा में कैंची से कटने के समान पीड़ा होगी, उसके मुख से लाल स्राव होगा, उसके हृदय में थोड़ी बहुत पीड़ा होगी, औषध विभ्रंश हो जाएंगे, औषधियाँ बस निकलेंगी, विभ्रंश हो जाएंगी, बिना परिश्रम के थकावट होगी उसको, अंगों में जकड़न होगी, शरीर में जकड़न होगी, शरीर में वेदना होगी, और जीव रक्त का निकला, मतलब हल्का हल्का रक्त वगैरह जी छींटे जैसे रक्त का निकलेगा। वमन कर्म बाद धूम्रपान, मतलब वमन कर्म के बाद क्या करना चाहिए, उस रोगी को धूम्रपान की विधि क्या होती है, तो रोगी के हाथ पैर मुंह वगैरह को धुला देना चाहिए, फिर उसको एक मुहूर्त आश्वासन देना चाहिए, फिर उसके बाद आश्वासन मतलब कि उसको बताना चाहिए कि एवरीथिंग इज़ ओके, मतलब एवरीथिंग वाज ओके, एंड देन स्नेहिक या वैरिचिक, उसको सांत्वना देनी चाहिए, स्नेहिक या वैरिचिक उपशमनीय कोई एक आवश्यकता अनुसार, ये सब जो होते हैं वो धूम्रपान है, उनमें से किसी एक को पिलाना चाहिए, पुनः हाथ पैर, और फिर ये सब पिलाने के बाद उसके फिर से हाथ पैर को धुला देना चाहिए। अब वमन के बाद रोगी को आदेश, वमन के बाद रोगी को क्या आदेश देते हैं कि ऊंचा बोलना, अधिक बैठना या खड़े रहना, अधिक चलना, क्रोध, शोक, अत्यधिक शीत, धूप, ओस, वायु, मैथुन करना, रात में ना सोना, दिन में सोना, संयोग, संस्कार, वीर्य विरुद्ध आदि का भोजन करना, अपथ्य अजीर्ण में भोजन करना, अकाल, अत्यंत हीन, गुरु विषम भोजन करना, मूत्र पुरुष आदि के वेगों को रोकना, और जो अप्रवृत्त वेग हैं उनको बलात् प्रवृत्त कराना, मतलब कि ये सब जो है उन बातों को हमें मन से भी नहीं करना चाहिए, इन सब को अवॉइड करना चाहिए करना, और इनके अतिरिक्त क्या है, संपूर्ण दिवस वैसे ही व्यतीत करें, और अपना जो बाकी का दिन है इन सब कामों को ना करें, और बाकी का दिन अपना जैसे का तैसा अच्छे से बिताएं। तो ये पूरी प्रोसेस थी वमन की। सो इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।